बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव। जैसा कि ये प्रोग्राम सेहत के हवाले से होता है, तो आपका भी कोई तिबी मसला है, सेहत के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी बीमारी के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, तो आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। जी बिल्कुल, ये आसानी है आपके लिए कि एक लाइव कॉल पे आप अपनी बीमारी के हवाले से जान सकते हैं। तो लाइव कॉल करने के लिए आपको नंबर डायल करना पड़ेगा। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, वो भी आपने लाजमी नोट कर लेने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट्स के हवाले से बातचीत कर रहे होते हैं, तो दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए ये आसानी हो जाती है कि व्हाट्सएप नंबर पे आप वो रिपोर्ट्स और टेस्ट वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइव कॉल करने के लिए आपको नंबर डायल करना पड़ेगा 051-410-2357, और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 0300-911-236681, और एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9378। जी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर 0300-911-6681 और 0300-333-9378। जी, ये नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि सेहत का मसला होता है तो ज़ाहिर सी बात है हमें आपकी बात क्लियर समझ आनी चाहिए। और डॉक्टर साहब जब बात कर रहे होते हैं तो वो दवाओं के नाम भी बता रहे होते हैं, कुछ परहेज़ बता रहे होते हैं, आपकी बीमारी के मतलब जानना चाह रहे होते हैं, तो उस सूरत में बातचीत आसानी से हो सकती है अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, चाहे बीमारियां छोटी हैं, बड़ी हैं, कुछ ऐसे मसाइल जो देखने में बहुत आम से लग रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर उनको इग्नोर कर दिया जाए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और किसी बड़ी बीमारी की सूरत में हमारे सामने आ सकते हैं। इसीलिए बीमारियों के हवाले से जानने के लिए और बीमारियों के हवाले से डिटेल में जो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह। डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर उसके बाद हम आज का जो टॉपिक है, आज की जो बीमारी के हवाले से बातचीत करनी है, उसका आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज आप बड़े फ्रेश और स्माइली फेस के साथ इंटर हुए, तो ये बड़ा अच्छा होता है कि मतलब इतनी थकावट रहती है मरीज़ों को देख देख के भी सारा दिन, तो फिर भी आपके चेहरे पे स्माइल थी, मतलब आप फ्रेश थे जी। तो इसका क्या राज है? बस इसका राज तो यही है कि आप अपने काम के साथ जब शौक़ रखते हैं, आप में पैशन हो, तो काम आपको तकाता नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन नहीं है और दिल नहीं लग रहा है काम के साथ, तो फिर मामूली काम भी हो वो आपको तका के रख देता है। बिल्कुल जी, यही बात है कि मैं इसको इस अंदाज में बात को लूँगी कि जब आप अंदर से ठीक होते हैं, आप जिस्मानी तौर पे फिट होते हैं, ज़हनी तौर पे आप फ्रेश होते हैं, तो आप अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो काम हैं, वो अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से निभाते हैं। और अगर आप बीमार हो जाएं या कोई आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तिबी, तो फिर आप अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी सही तरीके से नहीं कर सकते और आपके चेहरे से लग जाता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब तो स्माइली फेस के साथ आए, तो हम चाहते हैं कि आप भी स्माइली फेस के साथ रहें और खुश रहें। बीमारियां होती हैं लेकिन उनको फेस करना बड़ा वो होता है, मुश्किल भी होता है बड़ी बीमारियों को फेस करना, लेकिन जहाँ पे बात हिम्मत की आती है तो बीमारियों को हिम्मत के साथ फेस करना चाहिए। देखिए ना, बीमारी तो स्ट्रेस तो बन जाती है ना। अगर आपको अचानक कोई डॉक्टर कहे कि आप शुगर के मरीज़ हो गए हैं या आपके दिल के आर्टरीज ब्लॉक हो गए हैं, तो जाहिर है आप परेशान तो होंगे। लेकिन बीमारियां जहाँ पे आप हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है कि आप जितना थोड़ा सा अपने आप को हौसला देते रहेंगे और सब्र के साथ उस बीमारी को फेस करेंगे, तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छे तरीके से काम करता है। बिल्कुल, ये साइंटिफिकली आपकी बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप अगर हौसला बरकरार रखें तो आप अपने बीमारी पे काबू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हौसला हार जाते हैं तो बीमारी आप पे हावी हो जाती है। बिल्कुल जी। तो हम आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का, और जिस तरह हमारे कॉलर्स भी साथ होते हैं
اکثر ہمارے پروگرام میں کچھ ایسے مریض بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں مثانے کے مسائل کا سامنا رہتا ہے. تو آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ مثانے کے حوالے سے ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مثانے میں انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کی کافی تکلیف جو ہے مریض برداشت کرتا ہے. اس کے علاوہ مثانے کی پتھری ہو جاتی ہے, اس میں بھی مریض کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم جانیں گے مثانے کا انفیکشن کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہیں, اور پھر ہومیوپیتھی میں اس کی میڈیسنز کون سی ہیں. اس کے علاوہ تمام جو سوالات ہیں ہم گائے بگائے کرتے رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مثانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو مثانے کا انفیکشن عام دیکھنے میں آتا ہے. مثانے کا انفیکشن کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور پھر ہم علامات پہ بھی بات کریں گے. مثانے کا انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے. ہر مثانے کے انفیکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیکٹیریا موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بیکٹیریا کسی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. وہ اگر وہ آپ کے اپنے پخانے سے بھی آپ کے وہ بیکٹیریا یورینری ٹریکٹ میں جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہسبینڈ سے وائف کو, وائف سے ہسبینڈ کو بھی ہو سکتا ہے. یا پبلک ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہیں, موٹر وے پہ جاتے ہیں اور آپ کو حاجت محسوس ہوئی, آپ پبلک ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو اس نے یوز کیا اس کو بیکٹیریا تھا یورین میں, وہ بیکٹیریا جو ہے وہ آپ کو بھی یورینری ٹریکٹ میں مثانے میں جا سکتا ہے. تو بیکٹیریا جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب وجہ تو آپ نے بتا دی, اس کی علامات کیا ہوں گی کہ اگر کسی کو مثانے کا انفیکشن ہو چکا ہے تو مین جو علامات ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی پہلی علامت تو چھوٹے پیشاب میں سوزش کا احساس ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بار بار پیشاب کا آنا. صحیح, ٹھیک ہے. ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میڈم میں اویس چودھری بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی تھوڑا سا آپ لاؤڈ بولیے گا, ہمارے تک آواز نہیں پہنچ پا رہی آپ کی. جی اویس چودھری بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. جی کیجیے بات. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی آواز ہمارے پاس بہت سلو پہنچ رہی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب ابھی صحیح آ رہی ہے؟ جی کچھ گزارا ہے, کچھ گزارا. جی ڈاکٹر صاحب میں نے جو ہے والد صاحب کا پتہ کرنا ہے. جی والد صاحب کی میری ایج ہے 60+ ہے. جی تو جی ان کی آنکھوں میں نا وہ کیورین دوائی یوز کرتے ہیں آنکھوں کے لیے. جی تو وہ بعض دفعہ جو ہے ابھی ان کی آنکھوں میں جب کیورین ہم لوگ وہ ڈراپ ڈالتے ہیں تو تب تک تو صحیح رہتا ہے, پھر ان کو جالا جالا فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوئی جلن وغیرہ ہوتی ہے ان کو آنکھوں میں؟ آئی سائٹ تو ویک ہے, جلن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آئی سائٹ ویک ہے, اس کے لیے کیورین یوز کر رہے ہیں؟ کیورین جی یوز کر رہے ہیں ایلوپیتھک کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئی سائٹ کے بہتر ہونے کی میں کچھ دوا آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ کے والد ڈائبیٹک تو نہیں ہے؟ ہیں, ڈائبیٹک بھی ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں 2 دوائیاں آپ کو تجویز کروں گا. اگر ان دوائیوں کا استعمال کریں تو ان کی نظر مزید خراب ہونے سے بچ جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب دوسری ایک اور میرا سوال ہے آپ سے. جی پہلے میں آپ کو کوئٹہ سے کال کرتا تھا, آپ کو پتہ ہے والدہ کا پوچھتا تھا میں آپ سے. جی بالکل مجھے یاد ہے. جی تو پھر یہ پچھلے سال کا قصہ ہے. تو اس طرح ہوا کہ مجھے نا یہاں لوگوں نے, میرے محلے والوں نے جو ہے سننا شروع کیا, تو میں آپ کا ریگولر کالر بن گیا تھا, ہر ہفتے کال کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے آپ کے یہ NCR والوں نے منع کر دیا مجھے کہ آپ نہ کال کیا کریں, آپ کے ہر ہفتے کال ملتی ہے, پھر باقی جو ہے ہم کسی کے لیں یا نہ لیں. میں تو صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے آس پاس. جی بہت شکریہ کال کے لیے. ڈاکٹر صاحب جو مسئلہ آپ نے بیان کیا اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. جی بالکل, اویس کی کال لے لیا کریں. اویس ہمارے بڑے پرانے کالر ہیں. جی بالکل, کوئٹہ سے یہ کال کرتے ہیں اکثر, اور کافی پرانے ہمارے لسنر ہیں, تو ان کی کال ضرور جو ہے وہ شامل کیجیے گا. ٹھیک ہے. آنکھوں کی نظر کی کمزوری جس کو ہم مایوپیا بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, شوگر کے مریضوں میں خصوصاً آنکھوں کی نظر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہماری ایک دوائی ہے جس کا نام ہے فائسوسٹگما. جی فائسوسٹگما. 30 پوٹنسی میں صبح اور شام, یہ ریگولر اگر لیں گے اور کچھ عرصے بعد اگر نظر دوبارہ چیک کروا لیں گے
जी। तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी बेहतरी भी आई होगी और इनकी नज़र मज़ीद ख़राब भी नहीं होगी इस सही। दवाई के लेने से। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि वालिद साहब जो हैं वो डायबिटिक हैं, जी। तो उसमें ये उसकी इलामात में से है कि नज़र पे असर जी। पड़ता है, नज़र जी। कमज़ोर हो जाती है। तो क्या बिल्कुल, तमाम शुगर के जो मरीज़ हैं जिनकी नज़र कम हो चुकी है वो हाँ, इस्तेमाल कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। फाइसोस्टिग्मा जो भी पेशेंट जो शुगर की वजह से नज़र की कमज़ोरी में मुब्तला जी। है, तो फाइसोस्टिग्मा 30 पोटेंसी में अगर लेंगे तो न सिर्फ उनकी नज़र बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मज़ीद ख़राब होने से भी बच जाएगी। बच जाएगी। जैसे डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी होती है, इसी तरह डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी भी होती है। आपकी सही। आंखों का जो लेंस है वो भी शुगर की वजह से कमज़ोर हो जाता है। ठीक तो है। फाइसोस्टिग्मा जो आपकी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है उसको भी रोकेगी जी। और रेटिना को भी बचाएगी आप। सही। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर किसी और वजह से नज़र की कमज़ोरी है जिनकी काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जी। उनको भी देखें तो चश्मा वो बार बार चेंज ही कर रहे होते जी। हैं, तो कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं जिनको चश्मा दिया जाता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जी। बहुत कम करते हैं, जी, तो उनके लिए भी यही मेडिसिन होगी? नहीं, उसके अलावा है कोई? आंखों की बहुत सारी पैथोलॉजीज होती है ना, बाज आपकी जो आंखों के नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, बाकी या जो आपकी आंखों का जो लेंस है वो ग्लूकोमा आता है, कैटरेक्ट आता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो सही, यानी उसके बहुत मुताबिक सारी कंडीशंस हैं, उसी में फिर उसके मुताबिक हाँ, मेडिसिन जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। सही। तो डॉक्टर साहब, हम मसाने के हवाले से बात कर रहे थे, मसाने का इन्फेक्शन क्यों होता है और इसकी जो इलामात हैं हम उस पर बात कर रहे थे। जी। तो एक तो यूरिन का बार बार आना, जी। ये एक आपने इलामत बताई। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल मैं कर? जुल्फकार सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब। जी जी, कीजिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब जो है ना जी, मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ हुआ है। ठीक है। 5 माह हो गए, मेरा पित्ता उन्होंने निकाल दिया था, पित्ते में पथरियां थी। ठीक है। अब जो है ना जी, उसके बाद जो है ना जी, मेरा मैदा अक्सर खराब रहता है, कोई चीज खाऊं तो इमोशन लग जाते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो है ना जी, मेरा दाएं बाजू में ना जी, कंधे में ऊपर कंधे में शदीद दर्द होती है, रात को सोया भी नहीं जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है। इससे ऑपरेशन के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो जिस्म में वैसे भी कमजोरी होना शुरू हो गई है। ठीक है। मैं हाँ, शुगर भी है मुझे, जो है ना जी, शुगर पहले नहीं थी, ऑपरेशन के बाद हुई है। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक और मेरी वाइफ का जो है ना जी, वो भी मैदा अक्सर खराब रहता है, वो डॉक्टरों ने मेप्रोजोल और एक गोली और लिख के दी है, वो ये सारी जिंदगी कहते हैं खानी है। तो उस दिन आपका प्रोग्राम सुना, आपने बताया कि भाई ये मेप्रोजोल खानी नहीं चाहिए, ये हड्डियों वगैरह के जोड़ों को नुकसान देती है, तो प्लीज इसके लिए भी कोई दवाई बता दें। जी बिल्कुल, मैं दोनों के लिए दवाई बताऊंगा, आप तवज्जो से सुनिएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, प्रोग्राम आप देखते रहिए। जी। तो ये जो कोलिसिस्टेक्टोमी यानी गाल ब्लैडर का जब ऑपरेशन हो जाता है, जी। उसके बाद मरीज का जो बाइलरी सिस्टम है वो बाईपास करके डायरेक्ट कर दिया जाता है, यानी मुसलसल बाइल सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, ख्वा आप चिकनाई खाए या ना खाए, आपकी बाइल की सिक्रीशन कंसेक्यूटिवली हो रही होती है। इसमें नट्रम फॉज ये पित्ते के हवाले से दवा है। जी बिल्कुल, वो सारे पेशेंट्स जिनका पित्ता निकल चुका है और उसके बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस पेश आ रही है, तो नट्रम फॉज 6x पोटेंसी में सुबह और शाम 4-4 गोली खाएंगे तो इंशाल्लाह इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनकी वाइफ के लिए, मैदे के लिए हाइड्रास्टिस क्यों पोटेंसी में, हाइड्रास्टिस ये मैदे की दवा है आपकी वाइफ के लिए। 10 कतरे सुबह निहार पेट उन्होंने लेने हैं तो इंशाल्लाह उनके तकलीफ बेहतर होगी, उनको कोई राइज़क वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सही। तो डॉक्टर साहब, इन्होंने एक और मसला भी बताया था कि कंधे में पेन है और शुगर भी मुझे हो गया इस ऑपरेशन के बाद, तो कंधे में जो दर्द है वो पूछ रहे थे कि ये क्या आया ऑपरेशन की वजह से है या फिर इसका कोई और रीज़न है? उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सही, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात चूँकि
سرجری ان کی ہوئی ہے, کوئی نرو وغیرہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس سے پین انویسٹیگیشن کے بعد ہی کنفرم کیا یعنی جا ٹیسٹ سکتا ہے. وغیرہ جو ہیں یہ اپنا ایکس رے وغیرہ کروا لیں یا پھر فزیکل ایگزامینیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو پین ہے آیا یہ جوائنٹ پین ہے یا مسکولر پین ہے یا کوئی انٹرنل پتے کی وجہ سے یا جو آپ کا لیور ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو رائٹ شولڈر میں یہ بیک میں پین جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. صحیح. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی سر, میں زینب اشرف بات کر رہی ہوں مانسہرہ سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میں نے انفارمیشن لینی تھی. آپ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے انفارمیشن لینی تھی. جی 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 سر, میرے فادر شوگر پیشنٹ ہے. جی 65 ایئر ان کی ایج ہے. سر وہ بالکل بھی شوگر اوائڈ کرتے ہیں اور ان کو شوگر کنٹرول نہیں رہتا اور ان کے سر میں بہت زیادہ پین رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی سر جی وہ سیٹاگلومیٹ ٹیبلٹ لیتے ہیں. صحیح ہے, میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں, آپ فون بند کیجئے گا. جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی شوگر کے لیے ہومیوپیتھی کی بہترین دوا سائزیجیم ہے. سائزیجیم, ہاں, وہ سارے پیشنٹ جن کا شوگر دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تو سائزیجیم کیو پوٹنسی میں 15 قطرے صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے اگر یہ لینا شروع کر دے تو ان کا شوگر بہترین کنٹرول ہونا شروع ہو جائے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا, زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, اور بعض لوگ تو پرہیز بھی نہیں کچھ کر رہے ہوتے, تو آپ کیا ان کو بتائیں گے؟ احتیاط لازمی اس میں ہے. انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے ہے نا, اگر آپ کا لبلبا انسولین بنا رہا ہے اور آپ کی خون میں انسولین کے اگینسٹ جو سیل باڈیز ہیں ان میں ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہے, تو اگر آپ انسولین انجیکٹ بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کی ریزسٹنس کم نہ ہو. وہ ریزسٹنس آپ کے سٹریس لینے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. وہ ریزسٹنس اگر آپ کے لپڈز اگر زیادہ ہے, آپ کا ٹرائی گلیسرائڈ بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی آپ انسولین لگائیں 40 یونٹ لگائیں لیکن آپ کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ ادھر ریزسٹنس ہے. آپ انسولین تو لگا رہے ہیں لیکن سیل باڈی میں ریزسٹنس ہے, وہ انسولین کو اندر آنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. دوا کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے, اس کا استعمال آپ نے کروانا ہے. خیر جی, مثانے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے علامات بھی بتا دی, تو ہومیوپیتھی میں جو میڈیسن ہے, مثانے کا کسی کو انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے لیے میڈیسن کون سی استعمال کرنی ہوگی؟ دیکھیے, مثانے کا انفیکشن اگر کافی دیر کے لیے رہ جائے آپ کے مثانے میں تو پھر مثانے میں بھی سوجن پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو الٹرا ساؤنڈ میں اس طرح نظر آتا ہے تھک وال بلیڈر. ٹھیک ہے, جو بلیڈر کی لائننگ ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے سوزش کی وجہ سے, انفلیمیشن کی وجہ سے. اس کنڈیشن میں تو پھر کافی ادویات استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ کو جو ہے وہ توجا کا استعمال کرنا پڑے گا, اس میں ایپس 30 کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کا یورین انفیکشن انیشیل سٹیج میں ہے تو صرف کینترس 200 دن میں ایک خوراک لینے سے بھی آپ کا انفیکشن ریزالو ہو جاتا ہے. بعض یورین انفیکشن جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا جو یورین میں موجود ہے وہ ریزسٹنس ڈیولپ کر جاتا ہے, پھر اس میں ہم ٹیوبرکولینم کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم مزید بھی اس بارے میں بات کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آج مثانے کے انفیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے علامات بتائیں, وجوہات بتائیں اور ساتھ میں میڈیسن جو ہے اس کا بھی ذکر ہوا, تو یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں پروگرام میں لائیو تو آپ کو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کا طبی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ
प्रोग्राम में हम अक्सर सीपी चाइल्ड के हवाले से बात करते हैं। वो बच्चे जो माजूरी का शिकार होते हैं, पैदाइशी माजूर होते हैं, उस हवाले से डॉक्टर साहब आगाही भी देते हैं। और जहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात आती है, ट्रीटमेंट की बात आती है, तो ऐसे बच्चों का इलाज मौजूद होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे में कहीं ना कहीं ऐसे माजूर बच्चे मौजूद होते हैं, लेकिन उनके वालिदैन अगर उनको हॉस्पिटल लेके भी जाते हैं, एक दो दफ़ा लेके गए तो डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया कि जी इनका इलाज मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो होम्योपैथी में इसका इलाज 100% मौजूद है। इस हवाले से हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में वीडियो भी आपके साथ शेयर की हैं। आज भी एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इसके बाद सीपी चाइल्ड के हवाले से हम बातचीत भी करेंगे। तो आइए देखते हैं एक वीडियो। पैदाइश के बाद ये इसको झटके शुरू हुए, तो फिर उसके बाद जो है ये गर्दन नहीं संभाल सकता था। 6 महीने इसका इलाज हो चुका है ना। बात ज़्यादातर ये कहते कि इसका नहीं रिकवरी नहीं करेगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि हम सेरेब्रल पल्सी के यानी माजूर बच्चों के हवाले से वीडियो शेयर करते हैं आपके पास, तो आज एक सीपी चाइल्ड मौजूद है हमारे पास, मोहम्मद ज़ैन अब्बासी, जिसकी उम्र 1.5 साल थी जब हमारे पास आए। तो तकरीबन 6 महीने इसका इलाज हो चुका है ना। तो चल नहीं सकता था, पैदाइश के बाद इसको फिट्स लगे थे जिसकी वजह से ये माजूरी में चला गया। तो पिवाल भी ले रहा था और जो EEG थी वो भी इसके नॉर्मल थी और ज़हनी तौर पे रिस्पॉन्स भी नहीं था इस बच्चे का। तो अभी माशाल्लाह मोहम्मद ज़ैन जो है ये चलने लग गया है, तो इसकी हम वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मोहम्मद ज़ैन की वालिदा से भी जानेंगे। माशाल्लाह हमारा बच्चा जब पहली बार आया था तो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता था, खुद उठ के बैठ नहीं सकता था। ठीक। अभी तो आपकी मेडिसिन से ये बहुत चलना भी इसने शुरू किया है, बैठना भी शुरू किया है, तो बहुत बेहतर हो गया है माशाल्लाह। अब खेलता भी चीज़ें पकड़ता है। ठीक हो गया। और पहले ये किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करता था, चीज़ें नहीं पकड़ता था, अभी इसने सारी चीज़ें पकड़ना शुरू की है। ठीक। तो रिस्पॉन्स कर देगा। लेकिन बात ज़्यादातर ये कहते कि इसका नहीं रिकवरी नहीं करेगा ये बच्चे, इस तरह की जो होते हैं वो नहीं करते। MH से भी इसका इलाज करवाते रहे। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था कि ये नहीं ठीक हो सकता, लेकिन आपके पास लेके आए तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया। अब तो स्माइल करो तो आगे से रिस्पॉन्स देता है, आगे से स्माइल करता है। ठीक। तो ये भी जिस तरह बाकी बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है उनके वालिदैन को कि इसके चलने का कोई इम्कान नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी खुदा न खासा माजूर रहेगा, तो इसी तरह मोहम्मद ज़ैन का भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से इलाज से और थोड़े से अरसे में माशाल्लाह इसने चलना शुरू किया। और स्कल साइज इसका कम था, 17 पे था, तो स्कल साइज भी इसका माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया। और थोड़ी सी इसकी वो हाइपर एक्टिविटी भी थी, थोड़ा सा ऑटिज्म का भी इस बच्चे में पिक्चर था। तो हेड बैंगिंग भी करता था ना, सर मारता था। हाँ, तो अभी वो सिम्टम्स भी इसके ख़त्म हो गए और माशाल्लाह एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। हाँ, बच्चों की तरह। हाँ, माशाल्लाह बहुत बेहतर। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की और उसमें एक बच्चे का जो इलाज डॉक्टर साहब ने किया, सीपी चाइल्ड था, और उसकी हिस्ट्री आपको मालूम हुई। और जिस तरह डॉक्टर साहब 6 महीने का जो इलाज था उससे वो माशाल्लाह उसमें इम्प्रूवमेंट आई। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाही दीजिए सीपी चाइल्ड के इलाज के हवाले से। देखिए, सेरेब्रल पल्सी आजकल बहुत आम होता जा रहा है। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स के नेगलिजेंस की वजह से, बाज़ औक़ात वालिदैन के अपने नेगलिजेंस की वजह से। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे की पैदाइश जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर यानी गायनाकोलॉजिस्ट के ज़ेर निगरानी होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे का जब बच्चे के फ़ौरन पैदाइश के बाद बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रोएगा नहीं, उसके लंग्स जब काम नहीं शुरू करेंगे, उसको ऑक्सीजन की डिप्रिवेशन होगी और बच्चे को 1 मिनट भी अगर दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता हो जाए तो बच्चे को माजूरी और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो दरपेश आते हैं। ये बच्चा जो था ये पैदाइश के बाद इसको फिट्स लगे, इसको बुखार हुआ, उस फिट्स की वजह से मिर्गी के झटके लगने की वजह से इसको शदीद ब्रेन डैमेज हुआ। इसकी हमारे पास जो EEG आई, मिर्गी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी और सीपी चाइल्ड तो था ही। इसके अलावा इसके बिहेवियर में ऑटिज़म के अलामात थे, मुसलसल ये हेड बैंगिंग करता था।
خیر تھوڑے سے علاج سے اللہ نے ان کو شفا دیا. تو ہومیوپیتھی میں اس قسم کے بچے جو ہیں نا یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تھوڑے علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ سی پی چائلڈ میں کیا ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے والدین جو ہیں ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں آپ کے بچہ جب اس کو دیکھتے ہیں اس کا جو چیک اپ ہوتا ہے یا کچھ تو پھر آپ کو جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو ہومیوپیتھی میں آپ کے پاس کافی سارے بچے جو ہیں سی پی چائلڈ جو ہیں آپ کے پاس آئے ہیں, صحت یاب ہوئے ہیں, تو ان میں آپ نے کون سے ایسے کمپلیکیشنز دیکھی ہیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کی موومنٹ دیکھیں, کیا اس کے موومنٹس جو ہیں باڈی موومنٹس وہ ٹھیک ہیں, کیا بچہ اگر 6 ماہ کی عمر تک پہنچ گیا ہے کیا وہ سپورٹ کے ساتھ یا بغیر سپورٹ بیٹھ رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کا بچہ 6 ماہ کا ہو گیا اور وہ اپنی گردن نہیں سنبھال سکتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ مستقبل میں معذوری کا شکار ہو سکتا ہے. یا آپ کا بچہ فرض کریں 1 سال کا ہو گیا اور وہ سہارے کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا, یا وہ آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا نہیں ہے, اس کے ایموشنل ریسپانس نہیں ہے, وہ ہنستا نہیں ہے. بعض بچے ہوتے ہیں وہ پیدائش سے لے کے ابھی تک وہ روتے بھی نہیں ہیں, ان کا رونا نہیں ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے یہ خود گھر میں جو ہے وہ آپ نوٹس کر سکتے ہیں بچے کو. اگر آپ اس طرح کی کچھ علامات دیکھتے ہیں تو آپ کو ہومیوپیتھک والی سائڈ پہ آنا ہے کیونکہ اس میں علاج موجود ہے. جی بالکل. کمپلیکیشنز آتے ہیں زیادہ تر بچوں کو, ابھی جیسے یرکان ہو گیا, بہت بچوں کو پیدائش کے بعد یرکان ہو جاتا ہے, اور جب جگر اپنا کام شروع کرتا ہے تو وہ یرکان خود بخود 2-3 دن میں سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے بچے کا یرکان بہت زیادہ ہوا, بلیروبن کی مقدار آپ کے بچے کے خون میں بہت زیادہ ہو گئی, تو اس بات کا خدشہ ہے کہ بلیروبن کی وجہ سے انسیفیلوپیتھی ہو جاتی ہے, یعنی برین ڈیمیج ہو جاتا ہے. یا بچے کو پیدائش کے بعد فوراً نمونیا ہو گیا, تو نمونیا میں آکسیجن کی کمی تو پیش آئے گی, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو برین ڈیمیج یا دماغ میں ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی پیش آ گئی, تو وہ بھی آپ کے بچے کو معذوری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. یا سب سے بڑی بات, آپ کا بچہ پیدائش کے بعد فوراً رویا نہیں, ٹھیک ہے, دیر سے رویا, تو یہ بھی جو ہے آپ کے بچے کو معذوری کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان ساری چیزوں کا خیال تبھی رکھا جا سکتا ہے اگر بچے کی پیدائش گائناکالوجسٹ کے زیر نگرانی ہوگی, تو یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. بالکل جی. مین جو اہمیت کی بات جو سٹارٹ میں جیسے ہی ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین گلی محلوں میں جو عام کلینکس بنے ہوتے ہیں وہاں پہ جاتی ہیں, لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ماہر گائناکالوجسٹ سے ہی اپنا جو ہے وہ کروانا ہے علاج آپ نے, تو اس صورت میں آپ کا بچہ جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا, اس کی پیدائش ہوگی تو وہ اس طرح کے مسائل سے بچ سکتا ہے. اگر بعض خواتین کو پریگننسی کے دوران کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, جیسے کہ ٹاکسوپلازموسس ہو گیا, ٹھیک ہے, یا بروسیلا ہو گیا, تو وہ بھی آپ کے آنے والے بچے کو جو ہے وہ معذوری میں لے کے جا سکتا ہے. ایک کنڈیشن آتی ہے جس کو کہتے ہیں مائکروسیپیلی, یعنی پیدائشی طور بچے کا سر جو ہے وہ اب نارملی چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مائکروسیپیلی جو اس کی والدہ ہے, بچے کے پیٹ میں ہونے کے دوران اس کو انفیکشن ہوتا ہے, تو اس وجہ سے پھر مائکروسیپیلی بھی سامنے آتا ہے. تو خواتین کو کنسیو کرنے سے پہلے پریکاشنری میئرز, ٹیسٹس, ڈائگنوز یہ کروا لینے چاہیے تاکہ بچے کو اس قسم کے معذوری سے بچا. خصوصاً یہ جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز یعنی بچے دانی اور مثانے کے انفیکشن کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ معذوری کا شکار ہو سکتا ہے. بالکل جی, یہ احتیاط ہے تھوڑی سی, یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, عزیز بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے بواسیر ہے بادی موکوں والی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور تقریباً 8 سال سے ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں
बात कर रहा हूँ। ठीक है, दवाई नोट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा दवाई का नाम, नोट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, आप प्रोग्राम देखते रहिए। ठीक है जी। एस्कुलस हिप, एस्कुलस हिप ये दवा का नाम है, आप नोट कर लीजिए। एस्कुलस हिप क्यों पोटेंसी में 10-10 कतरे सुबह और शाम ले तो इंशाल्लाह इनकी बादी बवासीर की जो शिकायत है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। 3 माह तक रेगुलर यूज़ करनी चाहिए। सही, तो ये तमाम मरीज अगर जी बिल्कुल, बादी बवासीर जिनको भी है, कब्ज़ की वजह से है या ज़्यादा देर बैठने की वजह से है या मोटापे की वजह से है, तो एस्कुलस हिप क्यों पोटेंसी में 10-10 कतरे सुबह शाम ये 90% 90% केसेस में ये जो है वो ठीक करती है मरीज़ों को। सही। दवा का नाम आपने नोट कर लिया होगा। उसके अलावा हम बात कर रहे थे मसाने के इन्फेक्शन के हवाले से और डॉक्टर साहब ने तफसीलन इस हवाले से बताया। एक और मसला दरपेश होता है मरीज़ों को मसाने में पथरी का, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पर भी आगाही दीजिए कि मसाने की पथरी जो है उसकी क्या वजूहात होती हैं। इस पे हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? पहले डॉक्टर साहब को अपना अफसोस करता हूँ, मैं यूरोप से आया हूँ, इसके वालिद का। जी जी। मैं जब भी आता था यूरोप से इसके वालिद से सब कुछ पूछता था। जी जी। लेकिन आज अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। आमीन। बहुत अच्छी आवाज थी उसकी, बहुत अखलाक और मुस्कुरा के बोलते थे। मैं बेटा ये बेटा बात सुनी है, मुझे शुगर है, मैं दवाई खाता हूँ यूरोप की, तो बात यह है कि अगर मैं जॉगिंग और एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मेरी शुगर किस तरह ठीक हो सकती है? मैं दवाई थोड़ी सी खाता हूँ। ठीक है, ठीक, ये बता दे बात। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। डॉक्टर साहब इस पे तफसीलन बात करते हैं। देखिए जी, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप दवाई भी नहीं खाना चाहते हैं और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ग्लूकोज जो खून में वाफिर मिकदार में मौजूद है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? सबसे पहले तो आप मीठा बंद कर दें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको बंद करनी पड़ेगी, रोटी गंदम की रोटी और चावल भी आपको बंद करने पड़ेंगे। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें, ठीक है। गोश्त, चिकन, इस किस्म की चीज़ें आप ज़्यादा लें, ठीक है। इससे आपका जो आपकी जो एनर्जी है वो प्रोटीन से कन्वर्ट होगी, ठीक है। ग्लूकोज चूँकि आपका कन्वर्ट हो ही नहीं रहा एनर्जी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से या इंसुलिन की कमी की वजह से, तो आप प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू करें और कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट से मुकम्मल निकाल लें, तो बगैर दवाई के आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ एक्सरसाइज तो उन्होंने कहा कि कम करेंगे ना, बिल्कुल, लेकिन करनी चाहिए शुगर के मरीजों को, करनी तो चाहिए। जाहिर सी बात है, मेडिसिन तो होती ही हैं। जो लोग मेडिसिन नहीं लेना चाह रहे होते, तो डॉक्टर साहब ने उनके लिए एक टिप बताई है, आप उस पर अमल करें और इंशाल्लाह फिर अफाका होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? ये इब्तिदाबाद से खान वली खान बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे बच्चे का एक बच्ची है, उसके जितने जोड़ है, पाँव के, आँख के, ये तमाम निकली हुई है, खराब है। ये इनके लिए मैंने क्या करना है? डॉक्टर साहब से जरा मशवरा करना है। मुझे 1-2 तस्वीर निकाल के व्हाट्सएप पे भेज दें। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये खबर बोलो दरसा को पुख्तो के जी जमा या उड़ारद है जी, मेरे ख्याल से आप पश्तो में बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब पश्तो में बात करो। जी पश्तो में कीजिएगा। जी जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सपुख्तना कोलवाड़ डॉक्टर साहब जमा या उड़ारद है आगे बांधे तकरीबन बचपन न दा मेरी तो जक्के रात से वो तकरीबन दा आगे उम्र तकरीबन वो लस्काला बची गई और वो सब पूरे जक्के राजी आगे ईपीएल कम गोली टेग्राल गोली वो सब पूरी हुई ख्वागी सर इस जगह उनको अवधि के कमजोरी शो बिल्कुल न रह शो खुराक न कहीं बिल्कुल खराब शो सही शुरा वाला इलाज बोले वो कुटिक पशी इस्लामाबाद पर कम जाकी तासो के ने डॉक्टर साहब G9 मरकज की G9 मरकज के कम प्लाजा के सर पैरागॉन प्लाजा पैरागॉन सेंटर खाजी कम औरत वाली सर पीर मंगल बुध तासो नंबर जान सर नोट के जमुंग द क्लिनिक नो आगे माने बिया राबता कोल शे दरातक नमख खाजी नंबर तासो मा डॉक्टर नंबर राखी
जी इनका जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप एड्रेस का पता कर रहे थे। डॉक्टर साहब का क्लिनिक G9 मरकज़ पैरागॉन सेंटर में मौजूद है और आप विज़िट कर सकते हैं गफ़ार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से। और पीर मंगल बुध को डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे मौजूद होते हैं इस्लामाबाद, तो आप विज़िट कर लें। उसके अलावा पश्तो में बात की, इनका कोई बच्चा है उनको एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और बचपन से लेके अभी 17 साल उम्र हो गई है, अब तक दवाइयाँ ले रहे हैं टेग्राल एपिवाल वगैरह। तो कह रहे हैं कि वो दवाइयाँ ले के बच्चे की जो हालत है वो बिल्कुल सूख के रह गई है ना। तो जाहिर है जो सेडेशन की अद्वियात हैं, ख्वाह वो एपिवाल है या लेरेस है या टेग्राल है, वो तो आपके नर्व्स को, आपके न्यूरॉन्स को गनूदगी की कैफियत में ले जाता है। तो ना आपको मिर्गी के झटके लगते हैं और ना आपको कुछ समझ आ रहा होता है। ठीक है, इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे डॉक्टर साहब। यहाँ पे टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। उस हवाले से अपने बच्ची के हवाले से उन्होंने बात पूछी थी, मिर्गी के दौरे पड़े और उन्होंने मेडिसिन जो इस्तेमाल की उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। उस हवाले से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब वहीं से जी बिल्कुल, मिर्गी की जो अद्वियात हैं वो टेम्पररी तौर पे काम करती है लेकिन परमानेंटली मरीज़ को मिर्गी की कैफियत से नहीं निकालते। ठीक है, होम्योपैथिकली एपिलेप्सी क्योरेबल है। ठीक है, यानी मुस्तकिल इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। सही, तो डॉक्टर साहब आप इनको कोई दवा तजवीज़ करेंगे? नहीं, एपिलेप्सी की बहुत सारी अद्वियात होती हैं और एपिलेप्सी का अपना एक औरा होता है ना, कैफियत। हर एपिलेप्सी के मरीज़ की कैफियत अलग होती है, किस तरीके से अटैक होता है, कितने अरसे का मिर्गी का झटका लगता है मरीज़ को, और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है जिसके मुताबिक मरीज़ के लिए अलग अलग दवाई तजवीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इनको विज़िट करना पड़ेगा। विज़िट कर लें या फिर व्हाट्सएप पे जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पिक्चर बना के वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। तो उसके बाद ही डॉक्टर साहब जो हैं आपको मेडिसिन बताएंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं ताजी से बोल रहा हूँ, मंजूर जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं मंजूर बोल रहा हूँ सर। मेरी बैक जो है ना चुक पड़ी हुई है मुझे बहुत हफ्ते से, 5-6 साल से। जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप दोबारा से मसला बताइए। मुझे चुक पड़ी हुई है। चुक, अच्छा सही है, ठीक है, मैं दवाई तजवीज़ करता हूँ, आप फ़ोन बंद कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब बताते हैं। जी बिल्कुल, कमर में जब चुक पड़ जाए ना तो स्प्रेन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेलिस पर 30 पोटेंसी में और आर्निका 200 पोटेंसी में अगर ये दो दवाई इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कमर उनकी सीधी हो जाएगी। सही जी, दवाएं डॉक्टर साहब ने बता दी हैं, दोनों के नाम, आपने इसका इस्तेमाल करना है। और जिस तरह हम मसाने के हवाले से बात कर रहे थे, मसाने की पथरी क्यों हो जाती है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पे बताइएगा। जी बिल्कुल, आपके अगर मसाने में क्रिस्टल्स आ रहे हैं, ख्वाह वो किडनी से आ रहे हैं या आपके यूरिन मसाने में इन्फेक्शन है, तो यूरिन अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाए उस वजह से भी क्रिस्टल्स जो है ना एक ज़र्रा आपस में मिलते मिलते पतरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो किडनी से क्रिस्टल्स जब नीचे आते हैं, यूरिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यानी आप को पेशाब आ रहा है और आप यूरिन के लिए जा नहीं रहे, आपने पेशाब रोक के रखा हुआ है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि आपके क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना शुरू होते हैं और आपकी पतरी बन जाती है। सही, तो डॉक्टर साहब जिस तरह हम देखते हैं कि इलामात पे हम लाजमी बात करते हैं कि अगर किसी मरीज़ को इस तरह है बीमारी है तो फिर उसको कैसे पता चलेगा? इससे पेशाब में रुकावट आ जाती है। आपके मसाने में अगर स्टोन है, आपको इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, आपको बार बार पेशाब की हाजत महसूस होगी। ठीक है, और बाज़ औक़ात अगर वो स्टोन आपके यूरेथ्रा यानी नाली के सामने आ जाए तो आपका यूरिन ब्लॉक भी हो सकता है, आपका यूरिन पास ही नहीं होगा। ठीक है, उस सूरत में ज़्यादा क्रिटिकल, हाँ, उस सूरत में अगर आपका यूरिन रिटेन हो जाए तो उसमें फिर मामलात जो है वो काफ़ी पेचीदा हो सकते हैं। बाज़ औक़ात स्टोन बड़ा होता है, उसमें फिर जो मरीज़ को यूरेथ्रोस्कोपी या बाज़ केसेस में
ओपन सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। सही। सर्जरी के बगैर क्या इसका इलाज मुमकिन है होम्योपैथी में? इस पे हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से कॉल किया आपने? जी अनीला। जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, अगर आप दोबारा कॉल कर लें। अनीला मानसरा से। जी क्या कहना चाहेंगी अनीला? जब भी सर्दियाँ शुरू होती है मेरे गले में तकलीफ शुरू हो जाती है, जब ठंडी हवा लगती है उससे। अच्छा, तो गले में दर्द होता है? दर्द भी होता है, सांस की भी तकलीफ होती है। सही, खांसी की तकलीफ होती है। उसके अलावा और कोई इलामात होती हैं? बस सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है और दर्द होता है। सही। कितने अरसे से है? कोई 15 साल से। अच्छा 15 साल से। तो कोई मेडिसिन वगैरह लिया आपने, चेकअप करवाया? बस यही कोई दर्द की दवाई खा लेती हूँ, कोई टेबलेट खा लेती हूँ घर में ही। सही, ठीक है। आप प्रोग्राम देखती रहिए, डॉक्टर साहब आपको तफसील से इस बीमारी के हवाले से बताते भी हैं। कोई मेडिसिन अगर आपको बताएंगे वो भी आपने इस्तेमाल करनी है। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी बिल्कुल। ख़ुसूसन ये दिन जब दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। डल का मारा 30 पोटेंसी में। डल का मारा ये दवा का नाम है, आप नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल आपने करना है। जी बिल्कुल। डल का मारा 30 पोटेंसी से ऐसे सारे मरीज़ जिनको इस किस्म की कैफियत होती है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से, यानी गला, नाक, नज़ला, ज़ुकाम या इवन दमे की शिकायत भी अगर आपको हो रही है गर्मी से, जब मौसम ठंडे में तो इनको 15 साल से है प्रॉब्लम। तो इसका कोई मतलब इसकी वजूहात सिर्फ मौसम की तब्दीली है या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह हो सकती है? इसकी वजह जो है वो एलर्जी हो सकती है। एलर्जी हो सकती है। जी बिल्कुल। डल का मारा 30 पोटेंसी में इन्होंने लेनी है, इंशाल्लाह इसके साथ इनकी तकलीफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी और इलाज इनको करवा लेना चाहिए। ये इस बात की अलामत है कि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, जिस वजह से मौसम वेदर चेंज के साथ इनको इलामात ज़ाहिर होती हैं। बिल्कुल जी, दवा का नाम डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है, तो इसको थोड़ा सा सीरियस लें। मामलात सेहत के होते हैं, उनको आप इतना लंबा छोड़ देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। बीमारियां जो हैं वो फिर जान नहीं छोड़ती। खैर जी, मसाने की पथरी के हवाले से बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि मसाने की पथरी अगर किसी को हो गई है, होम्योपैथी में इसकी कोई मेडिसिन्स मौजूद हैं क्या? या मेडिसिन से ही पथरी जो है ख़त्म हो सकती है या फिर सर्जरी भी इसके लिए होती है? बाज़ औक़ात तो ये छोटी पथरी अगर हो ना 7-5 mm की, वो तो बग़ैर दवाई के भी पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से निकल जाती है। लेकिन अगर पथरी डीट बन गई है और निकल नहीं रही तो फिर होम्योपैथी की एक दवाई है जिसका नाम है ऑक्सीडेंड्रॉन। ऑक्सीडेंड्रॉन? हाँ जी, ऑक्सीडेंड्रॉन क्यू पोटेंसी में 1-2 खुराक लीजिएगा तो इंशाल्लाह जो पथरी है वो निकल जाएगी। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है, ज़ाहिर है जो पेशाब की नाली है उसका तो एक मखसूस डायमीटर है ना। अगर 10 मिलीमीटर का डायमीटर है यूरेथ्रा का और स्टोन 15 mm का है तो अगर निकल भी जाए तो वो शदीद तकलीफ तो देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जिन मरीज़ों को पथरी है उसका पेन भी उनको सहना पड़ता है, तो पेन के लिए कोई ऐसी है मेडिसिन होम्योपैथी में? ब्लेडर के स्टोन के लिए जी बिल्कुल काफ़ी सारी अद्वियात हैं। कोई पेन रिलीफ जिससे मिल जाए उनको? जी बिल्कुल। पेन के लिए आप केंथ्रस ले सकते हैं, एनागेलिसिस में बेहतरीन दवाई है। सही जी। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि होम्योपैथी में जो मसाने की पथरी है उसका इलाज मौजूद है। अगर साइज़ पथरी का छोटा है तो मेडिसिन से ये क्लियर हो सकती है। कोशिश ये किया कीजिए कि जैसे ही इलामात कुछ ऐसी ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि हम इलामात पे भी बात करते हैं, उसकी वजह ही यही है कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको होता है तो आप बर वक्त जो है उसका इलाज की तरफ आएँ, क्योंकि अगर आप इस तरह छोड़ देंगे बीमारियों को, टाइम देने शुरू हो जाएंगे कि ये खुद ही ठीक हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन इस तरह नहीं होता। वो बाज़ औक़ात आपके लिए बहुत बड़ा मसला जो है वो क्रिएट कर देती हैं। खैर, आज हमने कोशिश की कि मसाने की बीमारियों के हवाले से बात करें। डॉक्टर साहब ने पेन के हवाले से भी, जो मसाने में मुख्तलिफ जिस तरह इन्फेक्शन हो गया या पथरी हो गई, उस हवाले से पेन जो होता है उसके हवाले से भी मेडिसिन बता दी आपने। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं
ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ کامن ہے اپینڈکس کا. جی بالکل. تو اپینڈکس کیا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. اپینڈکس جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آرگن ہے اس انگلی جتنا، ٹھیک ہے. اس میں بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے کسی بیکٹیریا کی وجہ سے یا کسی وائرس کی وجہ سے، اور اس انفیکشن کی وجہ سے یہ بہت زیادہ انفلیم ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، پھر اس میں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم کیسے ہو آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبد الجبار بات کر رہا ہوں اپر سوات سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میم میری جو ممی ہے نا اس کو کڈنی سسٹ ہے، تو ہم نے ایجنسی آئی کے ڈی میں بھی اس کے علاج سٹارٹ کیا ڈاکٹر فرمان اللہ سے، لیکن ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ اس کو ہومیوپیتھک علاج بتائے. وہ کڈنی سسٹ جو ہے نا اس کی سائز 4.7 سینٹی میٹر ہے، تو آپ پلیز اس کے بارے میں. جی ایک کڈنی میں ہے؟ نہیں، ایک کڈنی میں تقریباً 2 ہے، اور جو رائٹ کڈنی ہے اس میں 4.7 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں دوائیاں بتاتا ہوں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. تو کڈنی میں سسٹ ہے، PCOKD پولیسسٹک کڈنیز ڈیزیز، ٹھیک ہے. یہ ایک بیماری ہے، عموماً خاندان میں ایک سے زیادہ افراد بھی اس بیماری میں مبتلا پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی سلولی پروگریسو ڈیزیز ہے. یہ رسولیاں بڑھتی جاتی ہیں حتیٰ کہ پوری کڈنی اس رسولیوں کی زد میں آ کے تو کڈنی ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتی ہے، رینل فیلئر. تو اچھا کیا کہ ارلی سٹیج میں انہوں نے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پوچھا. اس میں کونیم 200 پوٹنسی میں ہفتے میں ایک خوراک ان کو لینی چاہیے، کونیم 200 میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ادویات ہیں جو ان کے سسٹ کے رپورٹس ہیں، MRI یا CT اسکین یا الٹرا ساؤنڈ، اس میں دیکھا جائے کہ آیا ان کے جو سسٹ بن رہے ہیں ان میں اندر کیا چل رہا ہے، کوئی سیپسس تو نہیں ہے اس میں. بعض اوقات کڈنی میں جو سسٹ بن جاتا ہے اس میں سیپسس ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے پوری کڈنی خراب ہو جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پراپر کروانا چاہیے. ہومیوپیتھیکلی کیوریبل ہے، ایلوپیتھی میں پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. کونیم 200 پوٹنسی میں اور ایپس 200 پوٹنسی میں، یہ دونوں دوائی استعمال کریں گی تو انشاءاللہ ان کی مزید سسٹ فارمیشن نہیں ہوگی، مزید رسولیاں نہیں بنیں گی. پیشنٹ کی جو کڈنیز کی ہیلتھ ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ سیکیور رہے گی. صحیح. جی بالکل. جی کڈنی میں جو سسٹ ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتا بھی دیا، میڈیسنز کے نام بھی بتائے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے سوات سے کال کی ہے، اپر سوات سے، تو ڈاکٹر صاحب کلینک پہ بھی موجود ہوتے ہیں. سر آپ دن بتا دیجئے. اگر سنڈے کانجو ٹاؤن سوات. جی آپ اگر وزٹ کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مکمل جو ہے تفصیل سے ہمارے پاس بہت سارے پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز کے بہت سارے پیشنٹس ہیں، اور الحمدللہ بعض پیشنٹس کے جو سسٹ بنے ہوئے تھے وہ کم بھی ہو رہے ہیں. بالکل. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. محدود سے وقت میں ہم نے کوشش کی کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کریں. باقی اگر کچھ آپ نے دوا کے حوالے سے پوچھنا ہے، کچھ بات رہ گئی ہے، تو آپ واٹس ایپ نمبر استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کچھ اور بیماریوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.